नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युद्ध के बीच पुतिन की चेतावनी, कहा खतरे में यूक्रेन के देश का दर्जा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन ने फिर लगाई पीएम मोदी से गुहार, बोला पुतिन को मनाकर युद्ध रोकने में भारत की भी है भलाई। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इमरान खान की गलत नीतियों के चलते बढ़ा आतंकवाद, बिलावल भुट्टो ने खोली पाकिस्तान की पोल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजरायली पीएम रोकेंगे जंग, अचानक मॉस्को पहुंचे व्लादिमीर पुतिन से की 2.5 घंटे बात। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य बोले कि लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर बैठकर आती हैं। अखिलेश की कुंडली में 25 वर्षों तक कोई राजयोग नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। युद्ध के बीच पुतिन की चेतावनी, कहा खतरे में यूक्रेन के देश का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन का देश का दर्जा खतरे में है। उन्होंने पश्चिमी प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करार देते हुए कहा कि कब्जे में आए बंदरगाह शहर मारियूपोल में आतंकी घटनाओं की वजह से संघर्ष विराम भंग हुआ है। और इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया कि शनिवार को रूसी सेना ने बमबारी तेज कर दी और वो कीव के उत्तर स्थित चेरनीहिव के रिहायशी इलाकों में शक्तिशाली बम गिरा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जो कर रहे हैं और अगर उसे जारी रखा तो यूक्रेन के देश के दर्जे पर सवाल उठने का आह्वान कर रहे हैं वो लोग, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और उसकी मुद्रा को कमजोर करने के लिए लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर पश्चिम देशों को आड़े हाथों लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधा देश होने का दर्जा खो सकता है यूक्रेन, ये चेतावनी दे दी है पुतिन ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन ने फिर लगाए पीएम मोदी से गुहार, बोले पुतिन को मनाकर युद्ध रोकने में भारत की भी भलाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के जोरदार हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन के विदेश मंत्री दमत्रो कुलेबा ने एक बार फिर से भारत से मदद की गुहार लगाई है। कुलेबा ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें और यूक्रेनी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मदद की ये गुहार ऐसे समय पर लगाई है जब पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन का देश का दर्जा ही संकट में पड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन भारत के खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये भारत के हित में है कि जंग बंद हो जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की गलत नीतियों के चलते बढ़ा आतंकवाद, बिलावल भुट्टो ने खोली पाकिस्तान की पोल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदरी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर निशाना साधा। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण देश भर में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने शनिवार को पंजाब के ओकारा में पार्टी के सरकार विरोधी लॉन्ग मार्च को संबोधित करते हुए चुने हुए प्रधानमंत्री के कारण आतंकवाद की आग फिर से भड़क गई है। बलूचिस्तान और पेशावर में बम विस्फोट हुआ है, ये कहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजरायली पीएम रोकेंगे जंग, अचानक मॉस्को पहुंचे व्लादिमीर पुतिन से की 2.5 घंटे बात। जी हाँ दोस्तों, इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रोकना चाहते हैं। वो शनिवार रात अचानक मॉस्को पहुंचे और यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2.5 घंटे तक बात की। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। बता दें कि यूक्रेन में रूस लगातार बम बरसा रहा है और एक के बाद एक कई प्रदेशों पर कब्जा जमा चुका है। बेनेट नेफ्ताली के कार्यालय ने दोनों नेताओं की रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में हुई मुलाकात की पुष्टि की है और ये मुलाकात कुछ दिन पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी हुई थी। और आपको बता दें कि ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल इजराइल ने रूस के हमले की निंदा की थी और उसने युद्ध रोकने की अपील की थी। इजराइल को दोनों देशों का करीबी भी माना जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य बोले लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर बैठकर आती है। अखिलेश यादव की कुंडली में 25 वर्षों तक कोई राजयोग नहीं। जी हाँ दोस्तों, चंदौली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की कुंडली में 25 साल तक राजयोग नहीं है। उन्हें नहीं पता कि लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर आती हैं, इसीलिए आप लोग भी भाजपा के पक्ष में मतदान करें। दोस्तों, आपको बता दें कि सभा में उन्होंने कहा कि अपना वोट बर्बाद मत करना। चुनाव में सपा बसपा व कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। कमल का फूल खिलने का मतलब है खुशहाली आना। लक्ष्मी साइकिल से नहीं कमल पर सवार होकर आती हैं। अखिलेश यादव ने ज्यादातर गुंडों व माफियाओं को
टिकट दिया है। उन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, बस कमल के फूल का बटन दबा दीजिए, अखिलेश को ऑटोमेटिक सुई लग जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव प्रचार खत्म होते ही घर घर पर्ची पहुंचा रहे भाजपा इंचार्ज, हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना है मकसद। जी हां दोस्तों, यूपी के बनारस जिले में शनिवार शाम चुनाव प्रचार समाप्त होते ही भाजपा की बूथ समितियों ने वोटर मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा का प्रयास है कि वोटिंग के दिन अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके। भाजपा संगठन के भीतर बूथ समितियों का मुख्य कार्य प्रचार समाप्त होने के 36 घंटे के भीतर अपने क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को पर्ची पहुंचाना सुनिश्चित करना है। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों बनारस दक्षिण, बनारस कैंट, बनारस उत्तर, सेवापुरी, रोहनिया, अजनारा, पिंडारा और शिवपुरी में सोमवार को मतदान होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सियासत का हिस्सा नहीं, ये विकास योद्धा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी का वर्ग चुनावी सियासत या लाभ हानि का हिस्सा नहीं है। ये समूह दरअसल विकास योद्धा है जो अपनी बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर देश के विकास में दमखम दिखाने को तैयार है। इससे देश को जो लाभ मिलने वाला है वो कल्पना से परे है। ये सत्ता में दशकों तक बैठे लोगों को आईना भी दिखाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग चौथी बार जातिवाद परिवारवाद से ऊपर उठकर अब विकासवाद व राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में सकारात्मक नतीजों के प्रति आशान्वित पीएम मोदी ने आखिरी चरण के मतदान से पहले शनिवार को खास बातचीत की और प्रधानमंत्री यूपी चुनाव को अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी और समीकरणों के तौर पर नहीं देखते। मोदी ने कहा कि चुनाव रिपोर्ट कार्ड और भविष्य का विजन सामने रखने का माध्यम होता है। जन कल्याण के लिए काम करने वालों के लिए अगले चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन वो पिछला चुनाव जीतते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश को मिली राहत, कोरोना मामले में रिकॉर्ड कमी, पिछले 24 घंटे में आए 5,476 नए केस, 158 मरीजों की मौत। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,476 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,62,953 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 59,442 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 158 मरीजों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर अब तक 5,15,036 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। देश में पिछले 28 दिन से संक्रमण के दैनिक मामले 1 लाख से कम रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में अभी 59,442 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.14% है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 9 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, बढ़ते तापमान के बीच बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में अब बढ़ोतरी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है, जो इस मौसम के लिहाज से सामान्य से अधिक हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान अगले 2 दिन 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि 9-10 मार्च को दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा 11 और 12 मार्च को हवाएं चलने का अनुमान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन की जंग में भारत के पास है बड़ा मौका, दुनिया में खाने का संकट करेगा दूर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे हाई वोल्टेज युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है। यूक्रेन और रूस वैश्विक स्तर पर गेहूं शिपमेंट का 1/4 हिस्सा बनाते हैं। अब क्योंकि दोनों देश इस वक्त जंग झेल रहे हैं, तो ऐसे में भारत के पास गेहूं निर्यात बढ़ाने का बड़ा अवसर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत को जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर गेहूं का भंडार बनाने फोकस करना चाहिए। वहीं यूक्रेन और रूस के बाद भारत दुनिया में गेहूं का तीसरा बड़ा निर्यातक है। हालांकि रूस और यूक्रेन अकेले वैश्विक स्तर पर 1/4 गेहूं का निर्यात करते हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों देश इस वक्त युद्ध की मार झेल रहे हैं, तो भारत के पास गेहूं निर्यात बढ़ाने का बड़ा मौका है। मौके के साथ साथ भारत पर गेहूं का भंडारण बड़े स्तर पर बढ़ाने का भी दबाव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान पर भड़का
भड़का ब्रिटेन, लिया एक्शन, पूरा मामला आपको समझाते हैं दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान के कदम पर कड़ा एक्शन लिया है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान NSA के दौरे को रद्द कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान PM इमरान खान ने रूस का दौरा किया था। ब्रिटेन ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान PM इमरान खान ने हाल ही में रूस का दौरा किया था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। मुलाकात में इमरान ने पुतिन से आर्थिक सहयोग मांगा था। ब्रिटेन ने पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठाए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया था, जिस पर पश्चिमी देश पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिमी देश ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि रूस के खिलाफ उनके साथ खड़े हों, लेकिन पाकिस्तान के कदम पर पश्चिमी देश ने नाराजगी जताई है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान NSA का दौरा रद्द कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की मार के बाद पाकिस्तान को याद आया भारत, कहा फिर से शुरू करेंगे व्यापार, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। देश में बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तान के नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के अध्यक्ष और पूर्व प्रांतीय मंत्री मियां जाहिद हुसैन ने बुधवार को कहा कि भारत से कच्चे माल और अन्य आदानों के प्रत्यक्ष आयात से उत्पादन की लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। द फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हुसैन ने कहा कि महंगाई कम करके पाकिस्तानी लोगों को राहत देने का प्रभावी तरीका विवादास्पद और अव्यवहारिक पैकेज नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बहाल होने से पाकिस्तान में महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अलकायदा के जिहादी ग्रुप से है इनका लिंक। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश स्थित जिहादी समूह से संबंध रखने के आरोप में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को असम के बारपेटा जिले से गिरफ्तार किया गया है। समझा जाता है कि जिहादी समूह भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा से जुड़ा हुआ है और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने शनिवार को ये जानकारी दी है। और महानिदेशक भास्कर महंत ने कहा कि राज्य पुलिस की विशेष शाखा द्वारा साझा की गई एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, 80% सीटों के साथ बीजेपी बनाएगी सरकार, बाकी में विपक्ष का होगा बंटवारा। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार थम गया है। वहीं 7 मार्च को होने वाले मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय हमने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमें सभी 75 जिलों में जाने का मौका मिला और इन 75 जिलों में सभी 403 विधानसभा सीटों पर जो उत्साह नजर आ रहा है उससे नजर आ रहा है कि भाजपा फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि यूपी के चुनाव में 80 और 20 की लड़ाई है। भाजपा 20% सीटों के साथ सरकार बनाएगी तो विपक्ष 20% सीटों पर सिमट जाएगा। और इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने जो कहा था वो करके दिखाया है। 2014 से 17 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याणकारी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को तब की समाजवादी पार्टी की सरकार उसे पूरी तरह से लागू करने में विफल रही थी। इसके साथ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का एजेंडा बदल दिया है। पीएम ने उन गांवों, गरीबों और वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जो विकास और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में थमा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। अमित शाह बोले कि हमने 92% से ज्यादा अपने वादे कर लिए हैं पूरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बस एक आखिरी चरण का मतदान बाकी है जो कि 7 मार्च को खत्म हो जाएगा। शनिवार शाम 6 बजे 7वें चरण का चुनाव प्रचार भी थम गया है और ऐसे में सभी नेताओं को अब नतीजों का इंतजार है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की कवायद नहीं, हमारे लिए यह हमारी विचारधारा और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक ले जाने और उनके मुद्दों के बारे में जानने का अवसर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा
कि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में फिर से सरकार बनाएंगे और पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि यूपी में योगी जी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र के हिसाब से 92% से ज़्यादा काम पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि यूपी अब जातिवाद, परिवारवाद से मुक्त हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और एक अच्छा प्रभावी चुनाव प्रचार करने की कोशिश की। मैं जनता को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर की जनता ने बहुमत के साथ सरकार को वापस लाने का फैसला किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। 10 से 11 मार्च को खेल महाकुंभ में लेंगे हिस्सा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को गुजरात का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम गांव, तालुका और जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। शनिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीएम मोदी के दौरे की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 11 मार्च को GMDC ग्राउंड में सामूहिक रैली का आयोजन होगा। रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के भाग लेने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में मिला जनता का सपोर्ट। यूपी से लेकर मणिपुर तक बीजेपी वापसी को तैयार। जेपी नड्डा का बड़ा दावा। दोस्तों, क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजरते हुए चुनाव शुरू हुआ है और उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग के बीच चुनाव प्रचार हुआ और हम 5 राज्य की जनता को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कोरोना के सभी नियमों का पालन किया। उन्होंने कहा कि हम 5 राज्यों की जनता का धन्यवाद करते हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। हमने अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा और हमें जनता का समर्थन मिला है, जो हमें लगता है वोट में भी बदलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जिन राज्यों में हम सरकार में थे, उन राज्यों में भाजपा मजबूत बहुमत के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। हमारा फोकस क्षेत्र मुख्य रूप से महिलाओं, युवाओं, गरीबों और ज़रूरतमंदों और अन्य क्षेत्रों में किसानों का सशक्तिकरण है। इन 4 राज्यों में फोकस विकास पर था। शैक्षणिक संस्था, कनेक्टिविटी, राजमार्ग, हवाई अड्डे और बहुत कुछ। यूपी में 5 एयरपोर्ट बने, 10 यूनिवर्सिटी बनी, 78 डिग्री कॉलेज बने, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बने और 59 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित का सशक्तिकरण किया है, उसका सकारात्मक असर हमें चुनाव में देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में और तेज होगी माफियाओं के खिलाफ मुहिम, बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर अपराधी और माफिया तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत दिलाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सरकार बनते ही संगठित अपराध के खिलाफ मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर KP सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने बाहुबली धनंजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि अतीक, मुख्तार और आजम कहाँ हैं? 1-2 छूट गए। 7 मार्च को कमल का बटन दबाना है और 11 मार्च को वो भी माफिया जेल में होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राफेल ने इंडो पाक बॉर्डर पर तबाह किए दुश्मन। आसमान में गरजे 148 विमान और 1 मिनट में किए 2500 फायर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर की फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार को वायु शक्ति 2022 की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और इस रिहर्सल में फाइटर राफेल ने देखने वालों को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके आने के अंदाज, सुपरसोनिक बूम और करतब देख सभी चौंक गए। वायु शक्ति 2022 के एक्सरसाइज में राफेल ने पहली बार हिस्सा लिया और इस रिहर्सल में राफेल के साथ साथ MiG-29, MiG-21, तेजस, जैगुआर और सुखोई भी शामिल थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने किया सीज फायर का ऐलान, फंसे हुए लोगों को निकालने में करेगा मदद। यूक्रेन में 10 दिनों तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार रूस सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। रूस की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। रूस ने यहाँ तक कहा है कि वो अब मानवीय आधार पर वहाँ फंसे लोगों को निकालने में मदद करेगा और इससे पहले कहा गया था कि रूस की सेना कीव के काफ़ी नज़दीक आ गई थी। ये सीज फायर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। यूक्रेन
यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारिपोल से 11 बजे से लोगों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर करीब 4.5 लाख लोग हैं। हमले के बाद इन दोनों शहर में पानी और बिजली की काफी किल्लत हो गई है। यूक्रेन में तापमान बेहद कम, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।